हेलो। हाँ जी, सभी को नमस्कार। हाँ जी, लास्ट में कुछ लोग थे यहाँ बोलने के लिए। एक बहन यहाँ बैठी थी। हाँ जी, एक दो लोग बोलने के लिए बचे थे, वो आ जाएं, फिर बात आगे बढ़ते हैं। आइए आइए। नमस्ते, मैं परेश कंडोरिया फ्रॉम केमिस्ट्री डिपार्टमेंट। हिंदी या गुजराती? तो अभी तक जो मुझे जीवन विद्या के द्वारा जो सूचन मिली थी, वो कल मुझे जो समझ में आई वो मैं बताना चाहूँगा। अजय भैया ने भी कल बताया था कि अभी तक जो मेरा भी मानना यही था कि मैं सुखपूर्वक जीना चाहता हूँ, और अगली जो मैंने शिविर की उसमें भी मेरा उद्देश्य यही था कि मैं सुखपूर्वक और कुछ समझ के जाऊँ। लेकिन अगली शिविर में क्या होता था, कुछ बार सुख मिलता था, कई बार कोई ऐसी घटना आ जाती थी तो मुझे दुख लगने लगता था, लेकिन इस बात पर मेरा ध्यान नहीं था। तो शिविर के बाद आते मुझे ऐसा लगता था मुझे कुछ मिला नहीं। कुछ समय तक ऐसा लगता था कि मिला, लेकिन यहाँ पर आत्मी यूनिवर्सिटी में आने के बाद महीना चला जाता था, फिर ऐसा लगता था कुछ मिला नहीं, फिर से मैं शिविर करूँ। इस तरह चलता रहता था। तो अब जब शिविर का पता चला तो मैंने अध्यापक से पूछा कि अब बार मेरा उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो तब अजय भैया ने ऐसा बताया कि हम सुखपूर्वक जीना चाहते हैं, तो भी ऐसी घटना आ जाती है कि हम सुख चाहते हैं। नमस्कार। आप आते रहिए, आराम से बैठते रहिए, है ना। सुख को चाहते हुए भी मैं सुख छोड़ दे रहा हूँ। मुझे सुख चाहिए ही है, लेकिन ऐसी घटना आ जाती है तो मैं अपना सुख छोड़ दे रहा हूँ। तो अजय भैया ने ऐसा बताया कि आप कहाँ पे सुख को छोड़ दे रहे हो, तो पहले पता लगाओ। तो कल मैंने ये अपने मन में ही सोचा कि क्या हो रहा है, तो कल ये पता चला कि घटना के आधार पर मेरा सुख चला जा रहा है। तो इस बात पर ध्यान होने से इतना तो पता चल ही गया कि जब सुख के साथ मैं घटना को दोहराता हूँ तो उसमें मुझे ज़्यादा मज़ा आता है और उस घटना को भी समझ में बहुत अच्छा लगता है। और दूसरी बात यह थी कि अभी एक सिस्टर ने ऐसा बताया था कि जब हम क्लास में जाते हैं और लेट हो जाते हैं तो हम अध्यापक हमें डांटते ही है। लेकिन मुझे एक यूएचवी के अध्ययन पर ही मैं गया था, तो मैं आधा घंटा लेट पहुंचा। तो मेरा ऐसा विचार था कि अब डांटेंगे, कुछ भी होगा। तो उससे बाद भी मेरा वो कॉम्प्लेक्स था, लेकिन मैं उस क्लास में चला गया, अध्यापक ने कुछ भी नहीं बताया। तो मुझे लगा अध्यापक ने क्यों कहीं नहीं बताया। तो बाद में मैं अध्यापक को मिला, तो अध्यापक ने ऐसा कहा कि हम तो ऐसे ही चाहते हैं कि लोग हमें समझे, हम जो कह रहे हैं वो हमें सुने। और मैंने उसे उनके बाद वो रीज़न भी बताया कि मैं लेट आया था। तो ऐसा भी कुछ होता नहीं है कि हम लेट आए तो अध्यापक हमें डांटते ही है। और आत्मी यूनिवर्सिटी के सब अध्यापक का मैं शुक्रगुजार हूँ कि मुझे तो कहीं ऐसी चीज़ मिल रही है कि जो मुझे चाहिए उनके जीवन में मैं कुछ तो प्रमाण मिल ही रहे हैं। इसलिए मैं इतना हूँ कि इसे समझने में लगा हूँ। और एक बात कल भी मुझे समझने में आई कि मेरे भाव और विचार मेरे लिए सुखदायी हो और सभी के लिए स्वीकृत हो जाए, उससे उसको ही मैं जीना बोलूँगा। और उसके साथ ही मेरे में स्वयं के प्रति विश्वास आएगा। उस विश्वास के साथ ही मैं दूसरे के प्रति विश्वास रख पाऊंगा, तभी मैं दूसरों की अयोग्यता से प्रभावित नहीं होऊंगा। क्या बात है। थैंक यू। संभड़े एक्सक्यूज मी सर, मैं आपको इंटेंशनली हर्ट करना नहीं चाहती, लेकिन वो एक एग्जाम्पल था। ऐसा हमारे टीचर्स तो गलत है ही नहीं, वो तो अपनी ड्यूटी करेंगे ही, लेकिन वो हमें डांटेंगे इसका मतलब ये था कि हमें प्रिपेयर रहना है। अगर हम कुछ कर रहे हैं, हमारा एक्शन कुछ हम इंटेंशनली या फिर ऐसे ही कोई भी एक्शन हम कर रहे हैं, तो हमें उसके रिएक्शन के लिए प्रिपेयर रहना है। ऐसा इंटेंशनली मैंने किसी टीचर्स को नहीं कहा कि आप डांटेंगे। अगर वो डांटेंगे भी तो उसमें गलत क्या है, वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं ना।
Good morning, everyone. Myself Dhruti Paneri, and I am from Biochemistry Department. Thank you. जैसे कि कल हमने UHV थोड़ा माइक ऊपर कर ले। ओके कल हमने जो सेशन अटेंड किया और इससे पहले भी हमारे UHV के कुछ सेशन हो चुके हैं, तब ये चीज़ें कुछ इतनी क्लियर नहीं हुई थी। लेकिन कल जो मैंने सीखा, पर्सनली फील किया, तो सबसे पहले हमने एजुकेशन और मानसिकता के बारे में बात की। तो जैसे सर ने बहुत अच्छे से समझाया कि मानसिकता का और एजुकेशन का कोई आपस में संबंध नहीं है। पहले मतलब ये था कि एजुकेशन को हम मानसिकता के साथ, मैंने कहीं पे भी सुना है बहुत लोगों को कहते हुए, सुनते हुए कि भाई ये तो इतना पढ़ा लिखा है और इसने ऐसा कर दिया। मतलब वो कहीं चीज़ें मानसिकता पे आती है कि ज़रूरी नहीं है कि जो पढ़ा लिखा है उसकी मानसिकता है वो बहुत बेहतर स्तर पे होगी, या फिर जो पढ़ा लिखा नहीं है उसकी मानसिकता भी बहुत ऊंचे स्तर पर होगी। तो वो एक चीज़ मेरे दिमाग में बहुत क्लियर हो गई कि हमारी मानसिकता कैसी होनी चाहिए। पर एक चीज़ हम सब महसूस करते हैं कि हम समझते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन उस चीज़ को हम इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते अपनी लाइफ में। क्योंकि सर ने सबसे पहले पूछा था, क्योंकि हम पर प्रभाव है हमारे समाज का, हमारे परिवार का। तो काफ़ी सारी चीज़ें जानने, पहचानने और समझने के बाद भी हम उस चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि हमारे पास उस लेवल का कॉन्फिडेंस नहीं होता। कहीं ना कहीं हमारे विचारों को जज किया जाता है कि भाई अगर हम ऐसा करते हैं तो शायद वो सही नहीं है। लेकिन अगर एक चीज़ मुझे ये समझ में आई कि अगर आपका खुद का माइंडसेट, आपकी मानसिकता वो एक स्पष्ट रूप से आपको समझ में आती है, तो आप कॉन्फिडेंस अपने आप पर ले सकते हैं। सही गलत का पहचान वो हमारे माँ बाप हमें बताते ही है। जैसे सर ने कहा कि एक सेट क्राइटेरिया होता है, जो चीज़ें हमारे सामने रखी गई हैं उस पर से हम सीखते हैं और सीखना भी चाहिए। दूसरी चीज़ मैंने जो ये सीखी कि जिंदा रहना और जीना। अब हम सब ने ये तो समझ लिया कि हम जिंदा रह रहे हैं या फिर जी रहे हैं, लेकिन एक सिंपल क्वेश्चन ये भी है कि जीने के लिए जो हमारे पास सुविधाएं हैं उससे हमने ये सोच लिया है कि अगर ये सुविधाएं हमारे पास उपलब्ध हैं तो हम खुशी से जी रहे हैं। अगर ऐसा ही होता तो शायद किसी की लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं होते, उनकी काउंसलिंग नहीं होती। मतलब हमने देखा है ना, बहुत बड़े बड़े लोग जो इतने ज़्यादा अमीर है, पैसे वाले हैं, उनको भी काउंसलर की ज़रूरत पड़ती है। और वो काउंसलर क्या होता है? एक सिंपल सा आदमी जो उनको सिंपल सी चीज़ें समझा देते हैं लाइफ में। लेकिन अब जब हम जिंदा और जीने रहने की बात कर रहे हैं, जीते रहने की या फिर अच्छे से अपना जीवन जीने की, तो ये कहीं पे सर एक ये क्वेश्चन अराइज होता है कि जीने देता कौन है? अगर मैं कुछ करना चाहती हूँ तो सबसे पहले मुझे जज करेंगे कि भाई तुम ये कर रही हो, ऐसा थोड़ी कर सकते हैं। तो वो जो एक प्रभाव है हमारे ऊपर, वो जो हमारी सोसाइटी क्रिएट करती है। अब जैसे मैं एक लड़की हूँ, कुछ चीज़ें लड़कियों के लिए सेट की गई हैं कि लड़कियों को इस क्राइटेरिया में रहना चाहिए या फिर लड़कों को इस क्राइटेरिया में रहना चाहिए। तो वो क्राइटेरिया जो सेट किया हुआ है वो हमारी मानसिकता के हिसाब से है और वो कहीं ना कहीं हमें जीने नहीं देता। अब कोई, जैसे कि अभी मैं हूँ तो मुझसे ये उम्मीद रखी जाएगी कि अब ये लड़की है तो मतलब 25 की हो जाएगी तो इसे शादी कर लेनी चाहिए, एक अच्छी माँ बनना चाहिए, बच्चों को अच्छे से, मतलब अगर बच्चे खराब हैं तो माँ बाप को ही ब्लेम करेंगे कि इन्होंने संस्कार नहीं दिए होंगे। तो वो मानसिकता चेंज नहीं हो रही। और सबको ही पता है कि सबको क्या चाहिए। जो यहाँ पे बैठे उन सबको पता है कि हम कैसे जीना चाहते हैं, लेकिन सबको ये भी पता है कि वैसे हम जी नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो एक समाज की जो सिस्टम है हमें उसमें एक सिस्टम में रखा गया है कि आपको इसी क्राइटेरिया में रहना है और उसी को जीना कहते हैं। मतलब एक फिक्स्ड एज है हर चीज़ की, समझ की भी हमसे यही अपेक्षा की जाती है कि अगर आप 25-26 में पहुंचे हो तो आपको इतनी समझ होनी चाहिए कि आप अपने करियर को कहाँ लेके जाना चाहते हैं, या फिर आप एक अपने पेरेंट्स का बैकग्राउंड कैसे दिखाते हैं दुनिया को। तो वो चीज़ है जो एक मेरे दिमाग में आज तक क्लियर नहीं थी, वो काफ़ी हो गई। दूसरी बात ये थी कि पर्सनली मैं बहुत संवेदनशील हूँ। किसी को ज़्यादा लगेगा, लेकिन मैं हर महीने एक आध अनाथ आश्रम में जाती हूँ, वृद्धाश्रम में जाती हूँ, ताकि मैं लोगों की भावनाओं को समझ सकूँ। लेकिन उसका एक विपरीत असर मुझ पे ये होता है कि मैं खुद दुखी हो जाती हूँ। मुझे ये महसूस होता है कि मुझे तो भगवान ने वो काफ़ी चीज़ें दी हैं जो सुख की प्राप्ति मुझे करवा सकती हैं, लेकिन कुछ लोगों के पास वो चीज़ें नहीं हैं, तो मैं ज़्यादा संवेदनशील हो जाती हूँ, मेरी भावनाएं ज़्यादा छलकती हैं।
लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैं समझ नहीं पाती कि उन चीज़ों को मैं कैसे किसी की मदद करने में इम्प्लीमेंट कर सकूं। तो आज मुझे ये समझ में आ गया कि संवेदनशीलता होनी ज़रूरी है, लेकिन उसको एक सिस्टमेटिक फॉर्म में आपको अप्लाई करना चाहिए ताकि आप खुद भी खुश रह सकें और दूसरों को भी खुश कर सकें। तो जैसे मैंने इस उम्र में ये चीज़ सीखी कि भाई आपको किसी की मदद करनी चाहिए इन सेशंस के दौरान, खुद की कुछ अनुभूतियों के दौरान, तो मुझे ये पता चला कि अब मैं कुछ ऐसा कर सकती हूँ जो दूसरों को भी काम आ सके सिवाय कि खुद को। और यहाँ पे स्टूडेंट्स बैठे हैं, तो जनरली एज एन गर्ल और ऐसे क्लासमेट्स मैंने काफ़ी लोगों के सुना है कि यार मुझे पता है कि ये मेरे लिए सही है, लेकिन मैं मम्मी पापा को नहीं समझा सकती। तो कुछ लोग ये सोच लेते हैं कि पेरेंट्स समझते ही नहीं हैं, लेकिन मैं उनसे भी ये कहूँगी कि आप समझाने की कोशिश तो करो, फिर डायरेक्ट आप मतलब जज मत करो कि वो नहीं समझेंगे। हमें समझाने की कोशिश करते रहना चाहिए। और सर एक और बात जैसे आपने बताई थी कि हम फ्रेंड्स हैं, तो वो क्या कहते हैं, उसे हम जो हमारी मानसिकता का एक कचरा जिन पर थोप सकते हैं, तो वो है सर। एक चीज़ ये भी है कि हमारे फ्रेंड्स के पास हम ज़्यादा इसलिए खुल सकते हैं क्योंकि वो हमें जज भी नहीं करते। जैसे कि इंसान का सबसे बड़ा डर ये है कि सामने वाला उसके बारे में क्या सोचता है, तो वो है वो हमारे पेरेंट्स के पास से हमें कभी लगती है, कभी हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, हमारे टीचर्स हैं या फिर हमारे मेंटर है, लेकिन फ्रेंड्स में ऐसा नहीं रहता है। और स्टूडेंट्स लाइफ का सर सबसे एक यही प्रॉब्लम है कि स्टूडेंट्स लाइफ में सबको यही रहता है कि या तो हमें टॉप लेवल पे पहुंचना है, किसी को ये नहीं समझ में आ रहा कि भाई टॉप लेवल पे कैसे पहुंचना है, लेकिन बस पहुंचना है। और कहीं ना कहीं हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो भी उस क्राइटेरिया को फॉलो करता है कि अब बच्चा कुछ नया सीख रहा है या नहीं, उनसे उनको ज़्यादा शायद फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अपनी इंस्टीट्यूशन की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो मैंने कुछ इंस्टीट्यूशन में पढ़ा है, सुना है, तो वो लोग ये बस आपको एक लेवल पर पहुँचना है, कैसे पहुँच रहे हैं उनसे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वो चीज़ें सर हमारे दिमाग में इसीलिए शायद क्लियर नहीं हो रही है। और अगर इसे मतलब सब समझ तो रहे हैं, तभी मूवीज़ लाइक 3 इडियट्स, तारे ज़मीन पर, वो हमें काफ़ी सारी चीज़ें सिखाती तो हैं, लेकिन एक्चुअली वो समझना कोई नहीं चाहता। देख के सब यही बोलेंगे कि अरे भाई बहुत अच्छा टॉपिक था, क्या बात है, अवार्ड्स भी मिल जाते हैं, लेकिन एक्चुअली कोई नहीं उतारना चाहेगा। अब सर मैं जैसे किसी इंसान की बात करूं, हम सब कहते हैं कि दूसरों का प्रभाव हम पे नहीं पड़ना चाहिए, हमें अपनी खुद की फीलिंग्स को और मतलब कंट्रोल करना चाहिए। अब कोई भी इंसान, अब मैं किसी को ले लूं जिन्होंने संसार ही छोड़ दिया है, जैसे किसी ने भगवा पहन लिया हो, तो ऐसे इंसान को भी अगर मैं कोई ऐसी बात कर दूं जो उनके लेवल के हिसाब से सही नहीं है, तो उनको क्रोध तो आना ही है हम पर, और वो हमें कुछ ऐसा तो कहेगा ही जो हमें भी अच्छा ना लगे। तो शायद हमारी फीलिंग्स हमें हमेशा कंट्रोल कैसे ना कैसे तो करती ही रहती है। अब कोई भी दुनिया में ऐसा इंसान तो है नहीं जिसका अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल हो, वो भगवान कहलाएगा फिर तो सर वो चीज़ें नहीं हो पाती। और सर बाकी जो संवेदनशीलता और उसके बारे में आपने बताया, तो सर जो लोग संवेदना रखते हैं उनको कहा जाता है कि ये ज़्यादा ही इमोशनल है, हर चीज़ को इमोशनली लेता है, और जो संवेदनशील है उसको ये बोलते हैं कि इसको तो मतलब जो संवेदनहीन है उसको ये बोलते इसको तो किसी की पड़ी ही नहीं है। मतलब अगर इंसान चाहे तो या यहाँ रह सकता है या वहाँ रह सकता है, लेकिन बीच में जो पड़े हैं उनका किसी को समझ में नहीं आता। तो वो है, अब जैसे एक एवरेज स्टूडेंट की कहानी है हमारी जैसे स्टूडेंट लाइफ में, तो क्या है, अरे ये तो एवरेज है और ये तो पुअर है, जो पुअर है उनको फर्क नहीं पड़ेगा। अब बीच में जो एवरेज मिडिल क्लास लटकता है, मिडिल क्लास की तो पूरी जिंदगी जीने में और जिंदा रहने में ही चली जाती है, तो वो कहीं ना कहीं क्लियर नहीं है हम सबके माइंड में। ओके, थैंक यू। दो मिनट, कैसा रहा? तो संभावना अच्छी है। देखिए दो बातें इन्होंने बोली है, मेरे को लगता है कि वो एड्रेस हो जाएं, फिर आगे बढ़ते हैं। एक तो इन्होंने कहा कि हम कोई चीज़ सही भी समझते हैं तो हमारे पेरेंट्स या हमारे पास का वातावरण को हम कैसे समझाएंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हाँ, सुनते रहना पीछे बैठ के। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि दूसरों को कन्विंस करना महत्वपूर्ण है कि कन्विंस होना महत्वपूर्ण है। जब आप किसी बात से फुल्ली कन्विंस्ड होते हो तो आप दूसरों को कन्विंस कर लेते हो। सवाल यही है कि हमारे पास भी कोई क्लैरिटी नहीं है। हाँ जी, स्पीकर नॉइज कर रहे हैं। सवाल ये है कि हमारे माइक ऑफ कर दो, हो सकता है माइक ऑन हो। हाँ ठीक है, कुछ
तो एक तो इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो संवेदनशीलता और संवेदनहीनता की कहानी आपने कही, तो ये सारा इम्बैलेंस इसीलिए है क्योंकि संज्ञानशीलता मिसिंग है। संज्ञानशीलता तक पहुंचे हुए संवेदनशीलता भी अति संवेदनशीलता में जाती है और वो भावुकता में जाती है, और दूसरों के कष्ट हैंडल करने की बजाय हम ज़्यादा इमोशनल होकर और परेशान हो सकते हैं, या फिर हम संवेदनहीनता की तरफ जाएंगे तो वो भी प्रॉब्लम ही है। तो इसका मतलब है कि संज्ञानशीलता तक पहुंचे बिना ये कोई भी चीज़ हैंडल नहीं हो रही है। और संज्ञानशीलता वो जगह है जहां हमारे को खुद के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, इसकी क्लैरिटी जब मेरे को हो जाती है तो संसार से मैं प्रभावित भी नहीं होता और संसार को मैं कन्विंस भी कर पाता हूँ। देखिए, मैं आपके सामने सारी बातें इसलिए बोलता हूँ कि जिस उम्र से आप गुजरे हो मैं उस उम्र से गुजरा हूँ। मैं लगभग जब मैं शादी के जस्ट 3 महीने बाद मैंने जॉब से रिज़ाइन किया। मेरा बच्चा 1 साल का था जब मैं उसको लेके बस्तर के ट्राइबल्स में लेके चला गया। मेरे पास कोई पैसा नहीं था और मैंने तय कर रखा था कि गवर्नमेंट की फंडिंग नहीं लेनी है, समाज का दान नहीं लेना है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितनी सारी परिस्थितियों से आप गुजरने की सोचते होंगे, उससे उतना या उससे ज़्यादा से मैं गुजर के आया हूँ। और आप अकेले होते हो, पूरा संसार एक तरफ खड़ा होता है, आप अकेले खड़े होते हो तो भी रास्ते निकल आते हैं, यदि आपकी कन्विक्शन है, आपकी क्लैरिटी है। तो सवाल इस बात का नहीं है कि दूसरों को कैसे समझाएंगे, सवाल इस बात का नहीं है कि दूसरे आपको जज करते हैं, सवाल इस बात का है कि आपकी क्लैरिटी नहीं है, दूसरों के जज करने से आप प्रभावित होते हो क्योंकि आपकी अपनी योग्यता नहीं है। और क्या योग्यता नहीं है? संज्ञानशीलता की क्लैरिटी नहीं है। तो जब तक हम संज्ञानशीलता की क्लैरिटी को नहीं पालेंगे तब तक दूसरों से प्रभावित होते रहना, दूसरों को जज करते रहना, दूसरे हमको जज करते रहेंगे और ये तेल फैलता रहेगा और हम परेशान होते रहेंगे। इसका कोई इलाज नहीं है। तो खूब बढ़िया, आपकी प्रस्तुति के लिए खूब बढ़िया। मैं सोचता हूँ कि हमारे टीचर भाई बहन जो पहली बार शिविर कर रहे हैं एक बार हाथ उठाएंगे। हमारे टीचर भाई बहन जो पहली बार शिविर कर रहे हैं, ताकि मेरी जानकारी में आ जाए कौन लोग हैं। हमारे सभी टीचर भाई बहन जो पहली बार शिविर कर रहे हैं एक बार हाथ उठाएं। टीचर्स तो 2 ही हैं, 1 2 और 2 उधर, 1, टोटल 3 टीचर्स हैं यहाँ पे, है 3 ही है ना। चलिए, और कितने कुल टीचर्स हैं जो यहाँ आत्मीय में पढ़ाते हैं और इस हॉल में हैं? कुल टीचर्स बढ़िया, थैंक यू। तो इससे एक बात तो हमको दिखाई दे रही है कि लोग जिस तरह से अपनी शेयरिंग, अपनी फीलिंग्स को शेयर कर रहे हैं, इस तरह का मंच, हाँ जी सभी से पूछ रहा हूँ, जिस तरह से आप अपनी फीलिंग्स को शेयर कर रहे हो, इस तरह के मंच की ज़रूरत है कि नहीं ज़रूरत है? ठीक है, अपनी बात को कैसे हम कह सकें, अपनी प्रॉब्लम्स को हम कैसे कह सकें, मिलके उनके सॉल्यूशन कैसे निकाल सकें। तो धीरे धीरे आप देखेंगे कुछ भी मुश्किल नहीं है, सब आराम से हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। हाँ जी, कौन आ रहा है? आइए। Good morning, sir. थोड़ा माइक ऊपर। What point I would like to put is just an example of difference between ज़िंदा रहना और जीना क्या है. It is my opinion. I'm not sure how many will approve to it, but it's just my opinion. That it's in Hindi it's said that जब बारिश होती है तो सिर्फ लोग भीगते हैं और कुछ लोग गीले होते हैं और कुछ लोग भीगते हैं. तो I feel that difference here is that जो लोग गीले होते हैं वो जिंदा है और जो लोग भीगते हैं वो जी रहे हैं. तो आई वुड लाइक टू गिव द डिफरेंस इन सच ए वे दैट जो लोग भीगते हैं दे आर एबल टू अप्रिशिएट द गॉड, दे आर एबल टू अप्रिशिएट द गॉड्स क्रिएशन, एंड विद दैट दे आर एबल टू अप्रिशिएट the nature what he has created for us, and because of that he is able to inculcate positivity in himself, and he is able to lead to the path of happiness. So when he is happy, he is able to spread happiness all around himself. So in truth sense that he is living his life.
whereas the ones who are getting only wet in the rain are only कि वो जिंदा है, क्योंकि उसे बारिश का असली मतलब पता नहीं है, and he is not able to appreciate the God's creation, so that's why he is looking at the other things like बारिश में गीले तो होते हैं लेकिन mud, so like they will be thinking of the other aspects that the mud is dirtying their clothes or it's dirtying the environment and all. So सिर्फ वो जिंदा है, लेकिन the ones who are able to appreciate the rain, the Almighty, so वो लोग जी रहे हैं. बहुत बढ़िया, गुड गुड. हाँ जी, कोई आना चाहेंगे? नमस्ते सर. तो कल से जब अब तक की जो चर्चा हुई उसमें से कुछ ज़्यादा बातें मुझे ज़्यादा अच्छी लगी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ. उसमें से पहली बात तो ये है कि हम अपनी गलती से सीखते नहीं हैं कभी. हम सीखते हैं क्योंकि हमारे पास सही का रेफरेंस होता है. जैसे कि 2+2 पहले हमें पता नहीं होता है, लेकिन किसी को पता है मतलब कि सही का रेफरेंस है हमारे पास. और आप ये ढूंढने जाओगे कि ह्यूमैनिटी को 2+2 4 होता है, ये पता करने में कितने हजार साल लगे. जब पहली बार किसी को पता चला होगा कि ये चीज़ों को जोड़ सकते हैं तो उसमें भी कितना समय लगा होगा. एक बार पता चल गया तो अब हर बच्चे को पता चल जाता है. बहुत बढ़िया. और दूसरी बात यह है कि दूसरों की अयोग्यता से प्रभावित न होना ही मेरी योग्यता है. जैसे कि कोई झगड़ा करता है और मैं भी किसी के साथ झगड़ा करने लग जाऊंगा तो वो मेरी भी अयोग्यता हो जाएगी. तो दूसरों की अयोग्यता से प्रभावित न होना ही मेरी योग्यता है. दूसरी बात ये. और तीसरी बात मतलब इसमें ये कह रहा हूँ कि अचानक ऐसा नहीं है कि 0 और 1 है. तो पहले आपको पता चलता है कि मैं ज़्यादा प्रभावित होता था, फिर आपको पता चलेगा कि मैं पहले से कम प्रभावित हो रहा हूँ, फिर आपको पता चलेगा कि अब मेरा फ्रीक्वेंसी और ड्यूरेशन दोनों कम हो रहा है. तो आपको हर जगह में आप नोटिसेबल डिफरेंस आपको अपनी लाइफ में मिलेगा, अपने भाव और विचार की स्थिति में मिलेगा कि यदि आप कंटिन्यूसली मेहनत करते हो, यदि आप इंग्लिश सीख रहे हो तो आपको पता चलता है कि अब मैं सेंटेंसेस बोलने लगा हूँ, फिर आपको पता चलेगा कि अब मैं बातें करने लगा हूँ. इसी तरह से भाव और विचार की दुनिया, फिर से रिपीट कर देता हूँ, जिंदा रहने का कोई सामान जीने के काम नहीं आता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जिंदा रहना हमारी ज़रूरत नहीं है. जिंदा रहना भी हमारी ज़रूरत है, जीना भी हमारी ज़रूरत है, दोनों हमारी ज़रूरत है. अभी हम प्रॉब्लम इतनी है कि यही मान के चल रहे थे कि जिंदा रहने से जीना हो जाएगा. और तीसरी बात ये कि हम जो चीज़ अस्थाई है, अस्थाई रूप से मौजूद है, उससे हम स्थायी चीज पाने की कोशिश करते हैं. जैसे कि आपने रूप रंग बल धन बताया, वो तो टेम्पररी नहीं है, परमानेंट तो नहीं है, टेम्पररी है. हाँ. तो उससे हम टेम्पररी चीज परमानेंट चीज पाना लेकिन चाहते इसका ये मतलब भी नहीं है कि हम उसको नकार रहे हैं, है ना. कोई कपड़ा आपको अच्छा लगता है आप पहन लीजिए, है ना. तो जो अच्छा लगने वाला भाग है, किसी को कोई सब्जी अच्छी लगती है, किसी को दूसरी सब्जी अच्छी लगती है, किसी को कोई डिश अच्छी लगती है, किसी को डोसा खाने का मन है तो खा ले, खाने से मना नहीं है. तो डोसा भी खाओ, भजिया भी खाओ और जो कुछ खाना खाओ, लेकिन ये भी ध्यान रहे कि इससे मेरा भाव और विचार स्टेबल नहीं होता है, और भाव और विचार स्टेबल होना भी मेरी ज़रूरत है. बहुत बढ़िया, शानदार. हाँ जी, और किसी को आना है? हो गया, आइए. सर, मेरा नाम विवेक पाठक है और सबसे पहले तो थैंक यू आपको सर और यूनिवर्सिटी को कि ये स्टेज मिला बोलने के लिए. तो मैं ये बोलने जा रहा हूँ कि अब तक के जो 3 सेशन थे हमारे, उसमें मुझे क्या मिला इसमें से. बहुत बढ़िया. तो हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले हम जो शिक्षित लोग हैं, जैसे कि कोई इंजीनियर है, कोई ने BSc किया, MSc किया, PhD किया, कोई डॉक्टर है, तो हम ऐसे स्किल और मानसिकता दोनों एक ही आदमी में रखते हैं. जैसे कि आपका जैसे कोई किसी को अच्छे मार्क्स मिले और किसी को कम मार्क्स मिले, तो घर में क्या बोलते हैं, तुमने तो कम दिए गए, तुमको कुछ प्रॉब्लम है क्या, क्यों ऐसे हो रहे हैं. तो ऐसा भी हो सकता है. लेकिन यहाँ पर पता चलता है कि स्किल और मानसिकता दोनों अलग बात है. किसी को अगर ज़्यादा मार्क हो तो ऐसा भी हो सकता है कि उसका भाव है, जो उसका विचार है, वो सही ढंग से नहीं हो रहा है. और जिसका जो भाव है और विचार है वो सही ढंग से हो रहा है, तो ऐसा जरूरी नहीं कि वो स्किल में भी अच्छा ही हो.
तो ये एक बात सीखने को मिलती है। और दूसरा ये कि मैंने एक कहानी पढ़ी थी, उसमें क्या था कि एक इंसान था जिसके पास गधा था। तो वो क्या है कि गधे के साथ जब चलता है तो एक गांव से गुजरता है तो लोग उसको कहते हैं कि क्या ये इसके पास तो गधा है लेकिन ये चलता है, गधे पर बैठकर क्यों नहीं जा रहा है, इसमें कम है, मतलब मेंटली इसमें कुछ है नहीं। और जब फिर उसने वो सुना और दूसरे गांव से जब गुजरा तो वो गधे पर बैठ कर चला। तो दूसरे गांव में जो लोग थे उसने ऐसा कहा कि भाई ये गधा तो दुबला है, तो ये इंसान बहुत हट्टा कट्टा है, तो उसको ऐसे इसके ऊपर त्रास नहीं गुजारना चाहिए, उसको इसका ध्यान रखना चाहिए। तो मतलब इंसान के दृष्टिकोण अलग अलग होते हैं, तो उसके हिसाब से उसको उसके भाव प्रकट करने चाहिए, उसके विचार देखने चाहिए। जो खुद में पड़ा है वो एक यूनिक इंसान है, तो उसके अंदर जो है उसकी तरह उसे उसको बर्ताव करना चाहिए। हाँ जी, बढ़िया, हो गया। लास्ट। માય નેમ ઇઝ વિવેક પરમાર. મારો ટોપ બીએસસી બાયોકેમિસ્ટ્રી ડિપાર્ટમેન્ટ. મારો વિષય તમે કાલે સંબંધ રિલેશનનું કીધું હતું સર, તો મારું સંબંધનું માનવું એમ છે કે આપણે સંબંધ સાચવવો હોય તો આપણી વાણીમાં મીઠાશ હોવી જોઈએ, બરાબર? અને મીઠાશથી આપણે બીજા સાથે કઈ રીતે કમ્યુનિકેશન કરવું તેનું આપણને રીત ખબર હોવી જોઈએ. અને બીજી વાત, આપણે રિલેશન સાચવવું હોય તો થોડુંક સહનશીલતા પણ રાખવી પડશે. સહનશીલતા રાખીશું તો જ આપણે સંબંધ સાચવી શકશું એવું મારું માનવું છે. અને બીજી વાત એમ કહેવું છે કે કાલે તમે એમ કીધું હતું કે 30% આપણે મેચ્યોર થઈ છે. ઓકે, કાલે વાત થઈ હતી, તો તે પ્રમાણે હું વાત કરું તો આપણી કોઈ ઓલા એક બેને એક્ઝામ્પલ આપ્યું હતું કે અમેરિકામાં જે ઓલા દીકરાએ સુસાઇડ કર્યું હતું તો એ બધી પોઝિટિવ થિંકિંગમાંથી જ પસાર થયો હતો, એટલે કે એને બધું સુખ સારી રીતે જ બધું મળ્યું હતું અને બધામાં એ સક્સેસ જ થયો હતો. પણ જો એ એકવાર ફેલ થયો અને એને એ સહન ન કરી શક્યો એટલે એને સુસાઇડ કર્યું. પણ જો એ સારી એને બુક વાંચી હોય અથવા સારી એના કોઈ સંગ હોય અને કોઈ એને સમજાવવાળું હોય તો એને આવું પગલું ન ભરી શકે. ઓકે સર, થેન્ક યુ. बोर्ड साफ। हाँ जी, बताइए। चलिए, तब तक ये बोर्ड साफ कर रहे हैं, आप बोल लीजिए। साफ कर दें, सब साफ। सर मैं दूसरी बार आ रहा हूँ, सॉरी, किसी को लग रहा होगा कि मैं ही सिर्फ अकेला बोलता जा रहा हूँ, किसी नहीं को नहीं, कुछ काफी बोलने लोग का बोल मौका रहे दे हैं, रहा तुम हूँ। बोलो। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि इसके पहले 2 बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट की 2 लड़कियाँ आई थी, उन्होंने बोला था, एक ने बोला था सबसे पहले जो आई कि हमारे पास सही का रेफरेंस है तो भी हम वो चीज़ अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे पास जो दिमाग है वो ये सोचता है कि वो जो सही दायरा है वो भी तो समाज ने ही सेट किया हुआ है। तो मैंने कल भी ये बोला था कि हमारे हर किसी के दिमाग में यही होता है कि भाई मेरे पास अपना दिमाग है तो मैं दूसरों के दिमाग पे क्यों चलूं। दूसरी बात ये, उनके बाद जो आई, उन्होंने गॉड को जब रिफर किया तो उन्होंने गॉड को ही बोला। तो उसके पहले जो दीदी ने बोला, उन्होंने बहुत कुछ बोला कि गर्ल्स और बॉयज़ के बीच में ऐसी मानसिकता है। तो अगर आप खुद लड़की हो के गॉड को एक मेल मान रहे हो तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि लड़कियों को कम दर्जा दिया जाता, जबकि आपको पता है कि गॉडेसेस भी हैं। तो व्हेन यू आर रिफरिंग टू अ गॉड, डोंट जनरलाइज गॉड इन एनी काइंड ऑफ जेंडर। और तीसरी बात, इनके पहले मतलब जो सबसे पहले दीदी आई थी उन्होंने बोला था कि जब हमारे यूएचवी के क्लासेस चल रहे थे रेगुलरली, जब हमारे यूएचवी के क्लासेस चल रहे थे रेगुलरली, तब हमें कुछ जानने को नहीं मिला, कुछ हमें सीखने को नहीं मिला। तो उनसे मैं ये कहना चाहूँगा कि आप कुछ तभी जान नहीं पा रहे थे, इसलिए आप अभी तक जी नहीं रहे थे, तब इसलिए आप अभी तक जिंदा थे और शायद से आज के बाद आप जी पाओगे। और एक चीज़ कि हम तीनों बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट के ही हैं और जनरली ऐसा होता है कि जो कोई सेम डोमेन का होता है उनकी मानसिकता कहीं ना कहीं मिलती है। तो आप देख सकते हैं कि हमारी तीनों की मानसिकता जब एक डोमेन में होते हुए भी इतनी अलग है, तो आप ये कह सकते हैं कि मानसिकता को इतनी इजीली पढ़ाना या किसी को समझाना आसान काम नहीं। इट इज़ वेरी हार्ड
to make someone understand a thing or convince someone by your particular mindset. Thank you. Excuse me, see, there is a kind of a debate, but Adit, sorry, I was not just making your point an issue, but मेरा सिर्फ इतना ही कहना था कि मैं गॉड को, what everybody knows कि गॉड को हम ही कहते हैं, राइट? एंड गर्ल्स बॉयज के क्राइटेरिया की बात की तो ऐसा जरूरी नहीं कि जो चीजें समाज ने सेट की है सालों से वो सही ही है. आई सेड कि चेंज हो रही है मानसिकता की बात कर रहे थे हम. आई डिडंट से कि जो बरसों से चली आ रही है वो मानसिकता सही ही है, राइट? Just to cut you, जो ही गॉड वाली बात की वो आपने बोली ही नहीं थी. No, I was talking about the girl after you. I was not telling to you. तो okay fine, if मैंने Sorry नहीं if की you थी, understood that I was telling if to you, are I was talking not to a telling girl, at all to no. you. What? Sorry. चलो मुझसे नहीं की थी. See, listen. मैं चलो हूं ना. मुझसे नहीं की थी. चलो you haven't talked to me, मैंने नहीं की थी लेकिन किसी लड़की ने तो की थी ना. And we are a team right here. So what I am saying is, इसलिए और मैंने भाई मानसिकता का पॉइंट मैंने भी रखा ही था. हेलो नमस्कार. बढ़िया. हेलो. हाँ जी, मेरी आवाज़ पीछे आ रही है? थोड़ी आवाज़ बढ़ा दो. हाँ चलिए, बहुत बढ़िया रहा. जोरदार तालियां. देखिए, मैं सोचता हूँ कि जितना बढ़िया कम्युनिकेशन हो पा रहा है और जितना बढ़िया आपका पार्टिसिपेशन हो पा रहा है तो हम बढ़िया चल रहे हैं, ठीक चल रहे हैं. अब इसको थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं. अब तक की, हाँ जी, हाँ कुछ कहना चाहते हैं? हाँ. यस सर, अभी जो लड़के आवाज कर रहे थे उसकी वजह से आपको भी मजा नहीं आया. इसका मतलब ऐसा हुआ कि आपका रिमोट भी आपके पास नहीं है और हम तो ये एक्सेप्ट करते हैं कि हमारा रिमोट हमारे पास नहीं है. तो आपको ये सब पता है तो भी आपका रिमोट आपके पास नहीं है और हमें नहीं पता है तो भी नहीं है. तो उसका फायदा क्या हुआ? आपको पता है उसका फायदा क्या? नहीं, आपका लॉजिक तो ठीक है, लॉजिक में कोई कमी नहीं है, ऑब्जर्वेशन पूरा नहीं है. बैठ जा. ठीक हो गया? ऑब्जर्वेशन इनकम्प्लीट. समझ में आया? नहीं आया? हाँ, वही बोल रहा हूं कि मेरे को कैसा लगा. अब ये तुमको कैसे पता चला? मेरे को कैसा लगा है ना. इसका मतलब ये हुआ कि आप अभी आपका मतलब सूत्र इतना ही है कि जो जिसके पास है वो बांटेगा.
तो आपका स्टेट ऑफ माइंड जैसा है आप वैसा ही ऑब्जर्वेशन करोगे। इसलिए मैंने पहले भी कहा कि जब हम प्रभावित रहते हैं तो जिस तरह से प्रभावित होते हैं हम घटनाओं को भी वैसा ही देखते हैं। तो अभी हम घटनाओं को देख सकें तो मेरे को लगता है कि थोड़ा और समय साथ रहेंगे तो एक दूसरे को और बेहतर समझ पाएंगे। अभी थोड़ा जल्दी है। हाँ जी, चलिए। तो जितनी हमने अभी तक चर्चा की, अब हमको लगता है कि एक हमारी ये क्लैरिटी तो बन गई। तो इससे निष्कर्ष क्या निकला अभी तक की चर्चा से? एक निष्कर्ष तो ये निकला कि जिंदा रहना जीना नहीं है, ये निष्कर्ष निकला। दूसरा निष्कर्ष ये निकला कि सुविधा होने से भी जीना नहीं है। तीसरा निष्कर्ष ये निकला कि संवेदनशीलता भी जीना नहीं है। 3 निष्कर्ष निकले अभी तक की सारी चर्चा में। 3 निष्कर्ष पे हम निकाल पाए कि जिंदा रहना जीना नहीं है, बहुत सुविधाओं के साथ जिंदा रहना भी जीना नहीं है, और संवेदनशीलता होने से भी जीना नहीं होगा। तो जीना क्या है, जीना क्या है, अब इस पे बात शुरू करते हैं। जीना क्या है? तो पहले भी हमने चर्चा किया स्वयं के प्रति विश्वास के साथ जीना होता है। ये भी हमने चर्चा किया स्वयं के प्रति विश्वास का मतलब है कि मेरा भाव और विचार, है ना। अभी जो हमारे भाई ने बात किया तो उसको लगा कि आपके शोर मचाने से मेरा भाव और विचार गड़बड़ हुआ, ऐसा आपका ऑब्जर्वेशन लगा, ठीक है। तो ये ऑब्जर्वेशन ऐसा हम ले ही सकते हैं क्योंकि रूटीन में हमने यही देखा है कि शोर मचाते हुए क्लास में कुछ होता है। तो ये तो बात ठीक है कि यदि इस क्लास को चलाना है तो मेरा एक लक्ष्य है कि 3 दिन में मेरे को आपको कुछ कंटेंट कन्वे करना है, ताकि 3 दिन बाद आपको भी ये फील हो कि आपने समय लगाया और आपके समय का एक लाभ, एक उचित लाभ आपको मिले, खुशी आपको मिले। जैसे किसी भाई ने कहा कि हम लाए गए थे, एक छोटी सी घटना शेयर कर देता हूँ, मेरे को लगता है आपको और अच्छा कन्वे हो जाएगा। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के साथ हमने काम शुरू किया था। तो काम शुरू करने का तरीका सभी जगह यही होता है कि पहले जो टॉप ऑफ द इंस्टीट्यूशन होता है पहले उसको ही आना होता है। तो नेचुरल ही है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट के एजुकेशन सेक्रेटरी और बाकी लोगों को शिविर में आना था। और नेचुरल है कि बड़े लोग ये माने ही रहते हैं कि हम तो समझे हुए हैं, बाकी को ले जाओ। तो सेक्रेटरी तो नहीं आए, लेकिन उन्होंने अपने डिपार्टमेंट के एडिशनल डायरेक्टर से लेके और कुछ बाकी लोगों को, जो जिला शिक्षा अधिकारी होते हैं, कुछ उन लोगों को भेजा। अब नेचुरल है सीनियर ऑफिसर आते हैं, उनको भी यही लगता है कि हम तो समझे हुए हैं, टीचर्स को बुला लो। तो शुरू के 2 दिन वो खिड़की के बाहर ही देखते थे। तो खैर दूसरे दिन बात चल रही थी तो मैंने उनसे कहा कि देखो ये वर्कशॉप हमारे लिए कोई ऐसी चीज नहीं है कि इससे हमारी कोई आजीविका चलती है, मेरा परिवार इससे नहीं चलता है। और 7वें दिन यदि आप बोलोगे कि ये आपके और आपके बीवी बच्चों के काम की नहीं है तो मैं इस काम को हमेशा के लिए छोड़ दूंगा, ठीक। लेकिन ये भी कह रहा हूं कि यदि इस काम को हम अपनी खुशी के लिए, अपनी तृप्ति के लिए करते हैं और हमको लगता है कि जिंदगी कोई शानदार चीज है, उसको बढ़िया से जिया जा सकता है, तो कम से कम जब आ ही गए हो तो थोड़ा मिल के चल लेते हैं। इतना ही बोल सकते थे, वो भी सब सीनियर ऑफिसर थे। तो जो भी बात उनको लगी हो, दूसरे दिन से थोड़ा सा वो लाइन एंड लेंथ भी बैठ जाता है तो कम्युनिकेशन बेहतर होने लगता है, कुछ बात भी अपने काम की लगने लगती है। 7वें दिन उन्होंने एक नारा दिया। 7वें दिन जब शिविर पूरा हुआ तो उन्होंने एक नारा दिया कि जबरदस्ती आओगे, जबरदस्त होके जाओगे। ठीक हो गया? देखो आप लोग तो बहुत अच्छे बच्चों में से आते हो। मेरी जो ऑब्जर्वेशन है, आईआईटी दिल्ली से लेके एनआईटी रायपुर तक एक लंबा सफ़र हमारा बीता।
जब कॉलेज का एक बैच ये योजना बना के ही आता था कि शिविर ब्लास्ट करके आना है ना, वो योजना बना के ही आता था, क्योंकि वो भेजे गए होते थे। जब भेजा गया होता है तो वो अपनी प्रतिक्रिया में रहता है। तो हर क्लास में से 60 का, एक इंजीनियरिंग ब्रांच जो है लगभग 60 का रहता है, तो 60 में से 10 ऐसे होते ही थे जो ये संकल्प लेके आते थे कि इस बार शिविर ब्लास्ट करके आना है। और हमने इतने शिविर किए, और खासकर जो ब्लास्ट करने आते थे हमको पता है इन्हीं को ज़्यादा समझ में आने वाला है, क्योंकि वो ज़्यादा बोलेगा तो फंसेगा। तो ये एक ऐसी चीज़ है, ये एक ऐसी बात है, ना तो आप इसका विरोध कर सकते, आप इतना कर सकते हो कि शुरू के 2 दिन आपका मन कम लगे, क्योंकि आप जिस माइंडसेट से आते हो वो माइंडसेट को यहाँ मैच करने में, दोनों को फ्रीक्वेंसी मैच करने में एक समय ज़रूर लगता है। और हम देखते हैं कि वो कूलिंग पीरियड किसी के लिए 2 दिन का होता है, किसी के लिए वो 1 दिन का रहता है। आप 2 दिन टिक जाओ, उसके बाद आप जा नहीं पाओगे। उसके बाद इंस्टीट्यूशन कहेगा ना कि नहीं अब आपको और इजाज़त नहीं देंगे, आप नहीं करो। उसके बाद आप बोलोगे मेरे को करना ही है। लगभग ये स्थिति 80-90% लोगों की बन ही जाती है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये कोई ऐसी चीज़ है जो मेरी अपनी है, जो मेरी ज़िंदगी के साथ जुड़ी है, मेरे इमोशन के साथ जुड़ी है, और मेरे इमोशन के साथ मेरा सुख दुख जुड़ा हुआ है। तो मेरे सुख दुख का जब भी कोई रास्ता मेरे को दिखाई दे जाता है कि हाँ कोई रास्ता है जहाँ से मैं मेरे सुख दुख से मुक्त हो सकता हूँ, इस सारे दबाव से मुक्त हो सकता हूँ, ज़िंदगी में सफलता को पा सकता हूँ, एक बढ़िया शानदार ज़िंदगी मैं भी जी सकता हूँ। और कल अपनी फैमिली को देखो, मैं फिर से कहना चाहता हूँ, आपको हवा नहीं लगेगी कब आप कॉलेज से निकल गए और कब आपकी शादी हो गई और कब आप माँ बाप बन गए। मेरे को बहुत अच्छे से याद है, जब मैं इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में पढ़ता था तो एक दिन का छोटी सी घटना है। एक वो रोड पे शेविंग किट नहीं बेचते रहते हैं, है ना, वो हाथ में लेके घूमते रहते हैं कुछ सेल्स वाले। तो तब मेरी दाढ़ी बहुत कम थी और 2-4 बाल इधर उधर थे। तो मैं उसको शेविंग किट वाले को देख के सोच रहा था कि मैं तो अभी बच्चा हूँ या मैं तो अभी बहुत छोटा हूँ। तब मैं ये मानता था कि जिनकी दाढ़ी आ जाती है वो तो बहुत बड़े लोग होते हैं। मैं मेरी फर्स्ट ईयर की फीलिंग आपको बता रहा हूँ। लेकिन बिल्कुल पता नहीं चला कि कब इंजीनियरिंग पूरी हुई, कब हम जॉब में आ गए, कब शादी हो गई, बच्चा भी हो गया। जिस दिन बच्चा घर में आया उस दिन पता था कि अब इसको देने के लिए हमारे पास क्या है। तो दोस्तों, आज यदि कल तक की सारी चर्चा की बात यदि अब मैं उसको कंक्लूड करूं, तो आपको क्या लगता है, अभी हमारे माँ बाप ने हमारे जिंदा रहने में सहयोग दिया है कि हमारे जीने में सहयोग दिया है? हमारे माँ बाप भी जिंदा रहने को जीना मान रहे हैं, ऐसा घर में जाके मत बोलना, है ना। और कल आप भी कल के माँ बाप बनने वाले हो, आप भी जिंदा रहने को जीना मान के ही अपने बच्चों के साथ सब कुछ करोगे। जरूरत किस बात की है? कितने लोगों को ये बात समझ में आती है कि उम्र बढ़ने के साथ साथ टीचर्स और पेरेंट्स का बच्चों के साथ में संवाद बढ़ता हुआ दिखाई देता है कि कम्युनिकेशन गैप बढ़ता हुआ दिखाई देता है। कम्युनिकेशन गैप बढ़ता हुआ दिखाई देता है। जवान बच्चे को लगता है कि ये माँ बाप मेरे को समझ नहीं रहे, माँ बाप को लगता है कि इसने सुनना बंद कर दिया है। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, माँ बाप और टीचर्स का बच्चों के साथ में संवाद कम होता है, कम्युनिकेशन गैप बढ़ता है। ये क्यों बढ़ रहा है? इसको हम जनरेशन गैप बोल रहे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों ऐसा हो रहा है? अब इसका रीजन मिल रहा है आपको? क्या रीजन मिल रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा हो रहा है, आपकी सहमति है कि नहीं? हाथ उठाइए। ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इन जनरल, मैं नहीं कह रहा कि आपके घर में हो रहा है, लेकिन इन जनरल ऐसा होता हुआ दिखाई देता है कि नहीं? क्या लगता है गर्ल्स? ठीक, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों होता है? माइक दीजिए आगे। हम समझेंगे तो हमको फिर बहुत सारी चीजें पे हम एग्रेसिव नहीं होंगे, हम परेशान नहीं होंगे। हेलो सर, उसे भी नहीं पता है कि हम कैसे जिए। माइक। उसे भी नहीं पता है कि हम कैसे जिए। हाँ, वो भी जिंदा रहने के लिए जीते हैं, वैसे ही उसके पास इसका आंसर ही नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? तो इसका मतलब है कि बेसिकली माँ बाप और टीचर हमारा कोई बुरा चाहते हैं, ऐसा नहीं है। माँ बाप और टीचर हमारा अच्छा ही चाहते हैं,
लेकिन अभी तक उनके पास यही तरीका था कि देर से आए तो क्लास के बाहर खड़ा कर दें, घर में देर से आए तो डांट लगा दें। अभी तक उनके पास तरीके यही थे। लेकिन यदि उनकी भी क्लैरिटी बनेगी, उनको भी जीना समझ में आएगा, तो उनकी हैंडलिंग का तरीका बदल जाएगा। इसका मतलब है कि ना टीचर्स की गलती है ना माँ बाप की गलती है। अभी तक जो उपलब्ध था, जैसा सॉफ्टवेयर उपलब्ध था वैसा हार्डवेयर काम कर रहा था। सॉफ्टवेयर क्या है? भाव और विचार क्या है? सॉफ्टवेयर है। हार्डवेयर क्या है? शरीर हार्डवेयर है। तो मैं क्या बोलता हूं? मैं वही बोलता हूं जो मेरे भाव और विचार में रहता है। तो भाव और विचार में यदि जिंदा रहने को मैंने जीना माना हुआ है, तो मैं केवल फिर बाहर से ही सम्मान की अपेक्षा करता हूं, इंद्रियों से ही सुखी होने की अपेक्षा करता हूं, और वैसे ही बच्चों के साथ भी करता हूं। इससे दोनों के बीच में कम्युनिकेशन गैप है। बच्चा टीचर्स और माँ बाप के आचरण को नोटिस करता है। किसी भी बच्चे के लिए टीचर और माँ बाप उसकी सबसे बड़ी दुनिया है, क्योंकि वो डायरेक्टली उसके बिहेवियर को ऑब्जर्व करता है, उसके भाव और विचार को भी ऑब्जर्व करता है, जैसे आप मेरे भाव और विचार को भी ऑब्जर्व करते हो। तो यदि आपको लगता है कि नहीं यार इनका जीना ठीक नहीं है, इनका जीना ठीक नहीं है, फिर उनकी बोली हुई कोई भी बात आपको ठीक नहीं लगती है। यदि कोई बात ठीक होती भी है, जिसको आप अपना दोस्त मानते हो, उसकी गाली भी अच्छी लगती है। जिसको आप अपना दुश्मन मानते हो, उसकी अच्छी बात में भी शंका होती है कि इसमें भी कोई लोचा होगा, है ना। तो इसका मतलब है कि वो संबंध की पहचान। तो बेसिकली प्रॉब्लम इतनी है, और मैं बहुत दिल से इस बात को कहना चाहता हूँ, ये आपकी देखो, हम लोग जिंदगी की तलाश में जॉब छोड़ के निकले, और जिंदगी की तलाश में हमने बहुत सारा उठा पटक किया, बहुत सारी स्ट्रगल की, क्योंकि हमारे समय में हमारे इंस्टीट्यूशन में कोई जिंदगी लेके नहीं आया था, है ना। आपका ये सौभाग्य है कि आपका इंस्टीट्यूशन, और ये इंस्टीट्यूशन की कोई लायबिलिटी नहीं थी, आपने कोई इस नाम से एडमिशन नहीं लिया था कि हमको यहाँ कोई जिंदगी भी दी जाएगी इसलिए हम एडमिशन लें कि नहीं लें, और आप तो आना भी नहीं चाहते हो। इंस्टीट्यूशन फिर भी आपको अपना पूरा समय निकाल के पूरा सिस्टम बना के आपको दे रहा है कि नहीं देखो, ये एजुकेशन पर्याप्त नहीं है, एजुकेशन अकेले में पर्याप्त नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि एजुकेशन गलत है, पर ये एजुकेशन आप अकेले में पर्याप्त नहीं है। जिंदगी समझना भी एक जरूरी है। कल आप माँ बाप बनोगे, आप अपने बच्चों को केवल खाना पीना दे दोगे या उनको जीने की समझ भी दोगे? जीने की समझ यदि आपके पास होगी तब ना दोगे, नहीं तो क्या करोगे? लैपटॉप पकड़ा दोगे और खाना पकड़ा दोगे और, है ना, कपड़े पकड़ा दोगे, कुछ और कर दोगे, महंगे स्कूल में एडमिशन करा दोगे। महंगे स्कूल में एडमिशन करा देने से कोई हमको जीने की समझ मिल जाती है, ऐसा नहीं है। तो अब हमारी ये क्लैरिटी बनती है कि ये जीना को समझना, जैसे हमने इंजीनियरिंग का कोर्स किया तो कम से कम हमको इंजीनियरिंग समझ में आ गई। भाव और विचार का भी कोई कोर्स हो सकता है, भाव और विचार की स्टेबिलिटी के लिए भी कोई कोर्स हो सकता है, और वो भी हमारी जरूरत है, वो भी एजुकेशन का पार्ट होने की जरूरत है। तो चलिए, तो भाव और विचार में स्टेबिलिटी आ जाए, अनस्टेबिलिटी ना हो, मेरा भाव और विचार हमेशा मेरे लिए सुखदाई हो, वो सभी के लिए सुखदाई हो, सभी के लिए, जो सभी के लिए सुखदाई होगा वो मेरे लिए भी सुखदाई होगा। ये बात बार बार कही जा रही है। चलिए अब आगे चलते हैं। तो मैं कब विश्वास के साथ होता हूं, आप साथ साथ फॉलो करिएगा। मैं कब विश्वास के साथ होता हूं? जब मैं प्रश्नों के साथ होता हूं या मैं उत्तर के साथ होता हूं? जब मैं प्रैक्टिसेबल आंसर्स के साथ होता हूं या मैं समस्याओं के साथ होता हूं? कब मैं अपने आप को विश्वास से भरा हुआ महसूस करता हूं? जब मेरे पास प्रैक्टिसेबल आंसर्स होते हैं। तो जब मेरे पास प्रैक्टिसेबल आंसर्स होते हैं, तो अब यदि मैं आपसे पूछूं कि एक मानव के पास उसकी जिंदगी में कितने प्रश्न हो सकते हैं, उसको गिना जा सकता है कि नहीं गिना जा सकता है, तो क्या बोलोगे? क्या बोलेंगे? नहीं गिना जा सकता है। तो एक आदमी की जिंदगी में, उसको जिज्ञासा कहें, प्रश्न कहें, अभी के लिए अनंत प्रश्न हैं। एक आदमी की जिंदगी में अनंत, जिसको गिना नहीं जा सकता उसको अनंत बोलते हैं। एक आदमी की जिंदगी में अनंत प्रश्न हैं, ऐसा हम सभी को लगता है। ठीक, अभी मैंने हालांकि वो मिट गया उधर से, मैंने उधर लिखा था कि जो भी बात मैं आपके सामने कहूंगा एक प्रपोजल के फॉर्म में कहूंगा। आपसे ये अपेक्षा नहीं है कि आप उसको माने, है ना, आप उसको जांचें, असहमत होने का प्रयास बनाए रखें, ताकि यदि कोई गैप होगा तो समझ में आएगा। ठीक, तो मैं आपके सामने प्रपोजल रखता हूं।
पूरी मानव जाति, ह्यूमैनिटी एज ए होल, मानव जाति के पास मूल प्रश्न या जिज्ञासा बोलिए, मूल प्रश्न दो हैं। क्यों जीना है और कैसे जीना है। क्यों जीना है और कैसे जीना है, मूल प्रश्न मानव के पास दो ही हैं। अब आप कोशिश करें कि तीसरा क्वेश्चन बनाएं, क्योंकि अभी आपने कहा था कि अनंत प्रश्न होते हैं, गिना भी नहीं जा सकता। मैं आपके सामने प्रपोजल रखा हूं कि मानव जाति के पास मूल प्रश्न केवल दो हैं, तीसरा प्रश्न बना के देखें। बोलिए तीसरा क्वेश्चन। हाँ जी, जिनको माइक चाहिए हाथ उठाएं। माइक दीजिए। किसके लिए जीना है? मिलेगा कोई ना कोई। घर वाले कहाँ गए? तो उनके लिए तो नहीं जीना है, तो पक्का हो गया। घर में कितने लोग हैं? माइक दो इनको। छह लोग। घर में कितने लोग हैं? छह लोग। तो उनके लिए नहीं जीना है? जीना है ना। फिर क्यों? अभी आपने कहा ना कोई प्रश्न होता है इसलिए। ओहो भाई, प्रश्न पूछने के लिए प्रश्न करोगे कि अपनी जिंदगी से करोगे? अपनी जिंदगी से ही। तो अपनी जिंदगी से। तो किसके लिए जीना? वो 6 लोग हैं घर में, उनके लिए जियो। 7वां मिलेगा ही। कुछ और कहना चाहती? नहीं कुछ। ठीक है, चलो। हाँ जी। सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसी भी स्तर पर हम हो, उसको वहाँ तक पहुँचने के अलावा उसको बनाए रखना वो एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो जब हम सही तरीके से जी रहे होते तो उसको बनाए कैसे रखना, वो भी एक प्रश्न होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि इनका क्वेश्चंस फिर से बोलिए, सुनिए, और इस 2 में आता है कि नहीं आता है एक बार जांच के देखिए। बोलिए। किसी भी स्तर पर हम पहुंचते हैं, उस सफर तक पहुंचने के सिवा हम उस स्तर पर पहुंच जाए, फिर उस स्तर को बनाए रखना वो एक महत्वपूर्ण प्रश्न होता है हमारे लिए। तो जब हम सही तरीके से जीते हैं, तो जब हमारे एटमॉस्फेयर में जब हमारे आसपास के लोग हैं, उससे हम डिस्टर्ब नहीं होते हैं और हम सही तरीके से जी सकते हैं, उसके लिए हमको क्या करना चाहिए, ये भी एक प्रश्न होना चाहिए। तो क्या लगता है, ये इन दोनों में है कि दोनों से बाहर है? तो ये क्यों जीना है से ज्यादा रिलेटेड है कि कैसे जीना है से ज्यादा रिलेटेड है? कैसे जीना है। तो बेसिकली ये कैसे जीना है। हाँ जी, तीसरा क्वेश्चन। माइक। अगर इन दोनों के उत्तर मिल भी गए कि कब जीना है और कैसे जीना है, क्यों जीना है और कैसे जीना है, तो वहां तक पहुंच गए, फिर क्या करना? जीना छोड़ दे? दोनों के उत्तर मिल गए तो क्या करोगे? बढ़िया जियोगे, फुटबॉलर हो जाओगे। फिर वहां लाइफ, फिर एक बार वहां लाइफ, उसके बाद लाइफ क्या खत्म हो जाती है? उसके बाद लाइफ शुरू होती है, उसके पहले तो झंझट है। तो अभी जो हम कर रहे हैं वो झंझट है। कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। आप ही देख लो, कभी आपको सैलरी कम लगती है, कभी आपको स्टूडेंट ठीक नहीं लगते हैं, कभी आपको लगता है जॉब बदल दूं क्या, कभी आपको लगता है घर में भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको बदलने का मन करता है पर नहीं बदल पाते हो। और सर एक प्रश्न और था, वो ब्रेक के पहले मेरा छूट गया था। वहां से किसी ने बोला था कि हम कोई भी चीज हम अगर एक्सेप्ट कर ले तो हम खुश है और एक्सेप्ट ना करे तो दुखी है। ऐसा उन्होंने कहा था। हाँ, तो ऐसा जरूरी है हर बार हम कोई भी चीज को इजीली एक्सेप्ट कर लेंगे? मैंने ऐसा कुछ कहा नहीं। तो सर मैं कहूंगा धीरे धीरे। मतलब तो वैसे तो हम कभी खुश रह ही नहीं सकते ना। देखते हैं, अभी तो 1.5 दिन बचा है।
हाँ जी, तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन। मेरे हिसाब से तीसरा क्वेश्चन ये हो सकता है कि कब जीना है, क्योंकि अगर हम जी रहे हैं तो हम हर पल एंजॉय कर रहे हैं, तो उसका जवाब ये भी हो सकता है कि हर पल जीना है। हाँ, हर पल जीना है। क्यों जीना है, कैसे जीना है, समझ में आ गया तो किसके साथ जीना है, कब जीना है, कहाँ जीना है, वो सारा उसके बाद निकल आएगा। बेसिकली फंडामेंटल दो ही है, ये दो नहीं खुल रहा है इसलिए बाकी सब फैला हुआ दिखाई देता है। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन, आप तो अनंत बोल रहे थे, आप बोल रहे थे गिना ही नहीं जा सकता है, सब क्वेश्चंस हैं। तो ये बोल रहे हैं कि बाकी सब क्वेश्चंस हैं, फंडामेंटल क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन ये दो ही हैं, ऐसा बोल रहे हैं। ऐसा कितने लोगों की सहमति बन रही है कि फंडामेंटल ये दो ही हैं, इन दो के आंसर हमारे पास नहीं है, इसलिए हमको अनंत फैला हुआ संसार दिखाई देता है। फंडामेंटल क्वेश्चन दो ही हैं। फिर भी किसी के मन में तीसरा क्वेश्चन आ रहा हो तो बोल सकते हैं। रुकूं या चलूं? कोई बोलेगा? सर, मेरे पास कोई तीसरा क्वेश्चन नहीं है, बट मैं ये कहना चाहूँगा कि क्या आप ये कन्वे करना चाहते हैं कि हमने जो बोला कि क्वेश्चंस इनडेफाइनाइट है, मतलब हमारे पास क्वेश्चंस मेन दो ही हैं, लेकिन उस क्वेश्चन में जो जीना है कैसे और क्या, उस तक पहुंचने के रास्ते, उस तक पहुंचने के जवाब अनंत हैं। क्या आप ये कन्वे करना चाहते? मैं ये भी कन्वे करना नहीं चाहता। इसका एक निश्चित तरीका है, निश्चित तरीका है। देखते हैं धीरे धीरे, पहले उसको एक्सप्लोर करते हैं, फिर हमको भरोसा होगा तो देखते हैं। चलिए, फिलहाल अभी के लिए दो क्वेश्चन है। तो देखिए काम कितना आसान है। तो काम कितना आसान है, दो क्वेश्चन और 80 साल, बस इतना सा काम है जिंदगी में। दो क्वेश्चन 80 साल, 80 साल की एज मान ली, एवरेज मान लेंगे लगभग आदमी 80 साल जीता है, 70 जिएगा, 60 जिएगा, कुछ तो करेगा, है ना। तो मामला बहुत मुश्किल नहीं है। दो क्वेश्चन 80 साल, ठीक। और हमारे लिए यदि हम एजुकेशन को देखें तो 20 साल तो मिल ही रहा है। और 20 साल वो टाइम जब ना आपके पास परिवार की जिम्मेदारियां हैं, ना आपको पैसा कमाने की जिम्मेदारी है, ना आपको कोई सामाजिक जिम्मेदारी है, ना आपको कोई और बड़ी जिम्मेदारी है। आपको एक ही काम है कि माँ बाप पैसा कमाते हैं और आपको पढ़ना है, समझना है। तो 20 साल हमारे पास प्योरली हैं, जब केवल समझने के अलावा हमारे पास और कोई काम नहीं है ना। तो दो क्वेश्चन 20 साल, है ना। सारी धरती की सारी यूनिवर्सिटी, हाँ जी, सारी धरती की सारी यूनिवर्सिटी, सारा धर्म, सारा अध्यात्म, सारे माँ बाप, सारा समाज मिलके इन दो क्वेश्चंस का आंसर दे पाए तो नैया पार है। इतना सा काम है। एक बात, जब हम बोलते हैं कि अनंत प्रश्न है तो ऐसा लगता है कि जैसे रेत मुट्ठी से निकल जाता है, ऐसे जिंदगी मुट्ठी से निकल जाती है। जब हमको क्लियरली पहचान में आता है कि हाँ यार, दो क्वेश्चन है, क्यों जीना है, कैसे जीना है, इन दो क्वेश्चंस के आंसर हमारे पास आ जाएं तो नैया पार हो जाए। तो देखिए, दो क्वेश्चन के रूप में देखें तो ये क्लैरिटी हमारी बनी कि जिसके पास ये जानने की जिज्ञासा है, जिसके पास ये जानने की जिज्ञासा है, उसका नाम विद्यार्थी है। तो विद्यार्थी परिभाषित हो गया, विद्यार्थी 80 साल का हो सकता है। जिसके पास ये दो प्रश्न हैं, जो इन दो प्रश्नों के उत्तर जानना चाहता है, उसका नाम विद्यार्थी है। विद्यार्थी 80 साल का हो सकता है। और जिसके पास इन दो प्रश्नों के प्रैक्टिसेबल आंसर हैं,
जिसके पास इन 2 प्रश्नों के प्रैक्टिसेबल आंसर हैं, आप उसको समझण बोलते हैं। हिंदी में उसी को समाधान बोलते हैं। गुजराती में समाधान कॉम्प्रोमाइज को बोलते हैं, इसलिए मैं क्लियरली लिख रहा हूं। तो यदि जिसके पास इन 2 प्रश्नों के उत्तर हैं, उनका नाम माता पिता है, उनका नाम पेरेंट्स हैं, उनका नाम टीचर्स है ना, और टीचर 20 साल का हो सकता है। तो माता पिता होने की मिनिमम क्वालिफिकेशन और टीचर होने का मिनिमम क्वालिफिकेशन तय हो गया कि जिनके पास क्यों जीना है, कैसे जीना है के आंसर हैं, उसका नाम टीचर और पेरेंट्स हैं, है ना। तो जो अनमैरिड हैं कम से कम उनके लिए अभी स्पेस है कि वो योग्य पेरेंट्स और टीचर्स हो सकें, है ना, क्योंकि जो पिछले वाले थे उनको तो ये क्लैरिटी नहीं बनी, है ना, उनके सामने किसी ने ये क्लियरली नहीं कहा। क्योंकि बेसिकली अभी जो हमारा स्किल है वो क्यों जीना में आएगा कि कैसे जीना में आएगा। अभी हमारी इंजीनियरिंग, हमारा माइक्रोबायोलॉजी, हमारा मैथमेटिक्स क्यों जीना में आएगा कि कैसे जीना में आएगा। एजुकेशन जो अभी हम पढ़ रहे हैं वो क्यों जीना है का पार्ट है कि कैसे जीना है का पार्ट है। कैसे जीना है। तो बेसिकली जो स्किल पार्ट है वो कैसे जीना है का पार्ट है। तो बेसिकली क्यों जीना की क्लैरिटी नहीं है और कैसे जीना पे हम बहुत काम कर रहे हैं कि जॉब कैसी होगी, घर कैसा होगा, मेरे कपड़े कैसे होंगे, खान पान कैसा होगा। तो हम कैसे पे ज़्यादा काम कर रहे हैं। क्यों जीना है, कहाँ जाना है ये तय नहीं हुआ और सूटकेस लेके निकल गया। कौन सी ट्रेन में बैठूंगा जिसमें एसी होगा। अपना लक्ष्य एक ही है, बस एसी में बैठना है। तो जीवन लक्ष्य एक ही है कि एसी में बैठना है। तो जिस ट्रेन में एसी होगा उस ट्रेन में बैठ जाऊंगा। ट्रेन कहीं भी जाएगी अपने को फर्क नहीं पड़ता है, अपने को एसी में बैठना है। तो क्योंकि एसी को हमने जीना माना है, सुविधाओं को हमने जीना माना है, संवेदनशीलता को हमने जीना माना है, तो वो कंफ्यूजन उधर चला जाता है। तो जिनके पास ये उत्तर हैं उनका नाम माता पिता है, इसलिए शादी की मिनिमम क्वालिफिकेशन तय हो गई। देखो सोचने की बात है कि नहीं है। एक बार किसी शिविर में किसी ने कहा, पहले जब कंप्यूटर्स नहीं थे तो स्टेनोटाइपिस्ट होते थे, आपको तो याद नहीं होगा। हमारे समय में लोग 10th के बाद बहुत सारे लोग वो टाइपिंग का कोर्स भी करते थे क्योंकि उनको लगता था कि कोई स्किल अपने पास होने की ज़रूरत है। अब वो स्टेनोटाइपिस्ट ख़त्म हो गया। तो स्टेनो का मतलब है कि एक आदमी बोलेगा, वो बोलने की स्पीड से उसको लिख लेगा, फिर वो टाइप पे कंप्यूटर पे लिख के लाएगा। तो एक आदमी बोलता है, दूसरा बोलने की स्पीड से उसको परफेक्शन के साथ में लिख लेता है। इसके लिए आदमी 20 साल मेहनत करता है, 25 साल मेहनत करता है कि एजुकेशन पाता है। माता पिता के रूप में कल भी ये चर्चा हो रही थी कि शादी क्यों करना है। शादी क्यों करना है इस पे अभी विस्तार से बात नहीं करेंगे, समय आने से और विस्तार से बात करेंगे, लेकिन कम से कम छोटी सी बात तो कर ही सकते हैं। देखो शादी का मतलब है कि बच्चे आ ही जाते हैं। हाँ, बायोलॉजिकल उसमें हमारा ज़्यादा योगदान है नहीं, बायोलॉजिकल मामला है। इसका मतलब है कि एक बच्चे की, सुन लीजिए, एक बच्चे की जिंदगी में लिखना है, एक बच्चे की जिंदगी में खुशियां लिखनी है, उसकी कोई योग्यता होगी कि नहीं होगी। माँ बाप का मतलब है, टीचर्स का मतलब है, एक बच्चे की जिंदगी में खुशियां लिखनी है, उसके लिए कोई योग्यता हमारी होगी कि नहीं होगी। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ, आप सौभाग्यशाली हो कि आपको सही उम्र में आपको कोई ऐसी बात मिल रही है। देखो जब हमारी शादियां हुई है ना, तो हमको नहीं पता था यार ये शादी क्या मामला है ना। तो इसका मतलब ये हुआ, देखो आपको याद हो, आप कॉलेज में, कॉलेज में तो कम होता है। स्कूल में जब हम लोग पढ़ते थे तो आउट ऑफ सिलेबस कोई क्वेश्चन आता था तो प्रिंसिपल के पास जाकर रिक्वेस्ट करते थे, तो उस पर कुछ ग्रेस मार्क्स मिल जाते थे, है ना। एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का आउट ऑफ सिलेबस आ गया तो 5 मार्क्स का ग्रेस मार्क्स सबको मिल जाता था। जब आप जिंदगी जीने जाओगे
तो यदि आप पत्नी हो तो पति किसी सिलेबस की बुक में नहीं है भाई, तो पति आउट ऑफ सिलेबस है कि नहीं है, और बच्चे भी आउट ऑफ सिलेबस हैं, हमारी जिंदगी ही आउट ऑफ सिलेबस है। हमारे को तो ये बताया गया है कि इंग्लिश लिखना, इंग्लिश पढ़ना, मैथमेटिक्स लिखना, मैथमेटिक्स करना और एक जॉब करना, जबकि जॉब के अलावा मैं एक मानव हूं, मैं सोचता हूं, मेरा भाव और विचार चलता है, उस भाव और विचार से मैं सुखी दुखी होता हूं, मेरे साथ में मेरी फैमिली है, मेरी फैमिली के भी भाव और विचार हैं, उनके साथ मेरा इंटरेक्शन होता है, और वो इंटरेक्शन में सहमति असहमतियों के दौर आते हैं और हम सुखी दुखी होते हैं। ये कौन से बुक की कौन से चैप्टर में है? ये बात ध्यान में आती है कि नहीं? जहां मेरी जिंदगी का सारा सुख दुख जुड़ा हुआ है वो मेरी जिंदगी के मेरी किताब के किसी चैप्टर में नहीं है। इसलिए कम से कम पिछले 20 साल की मेहनत के बाद हम दिल्ली में एक छोटी सी सफलता पा सके कि दिल्ली में हैप्पीनेस करिकुलम के नाम पे क्लास 1 से लेके 8 तक 1 घंटा रोज कंपलसरी मैंडेटरी है ना, और फर्स्ट हाफ में हैप्पीनेस का एक पीरियड रहेगा जहां कम से कम जिंदगी पे बात होगी। यदि फिजिक्स और केमिस्ट्री पे बात होनी है तो जिंदगी की बात होने की जरूरत है कि नहीं जरूरत है? कितने लोगों की सहमति है? ठीक है, तो धीरे से आपके टीचर्स की भी योग्यता बन पाएगी कि वो जिंदगी पे बात और बेहतर तरीके से कर पाएं। काफी लोग प्रयास कर रहे हैं, है ना। तो धीरे धीरे इस बात को देखते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि माँ बाप की योग्यता क्या हुई? माँ बाप के लिए, माँ बाप होने के लिए, शादी करने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या हुआ? माँ बाप होने के लिए, शादी करने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या हुआ? क्यों जीना है, कैसे जीना है, ये दोनों के प्रैक्टिसेबल आंसर हमारे पास हों। इससे कम में झेलना झिलाना होगा ही, आप कुछ भी कर लीजिए, जिंदगी नहीं चलेगी। चलिए, जहां इसका उत्तर दिया जाता है, जहां इसका आंसर दिया जाता है, उसका नाम विद्यालय है। इसलिए कहा कि घर को विद्यालय हो जाने की आवश्यकता है, विद्यालय को घर हो जाने की आवश्यकता है। कौन समझाएगा इसका मतलब? विद्यालय को घर हो जाने की आवश्यकता है, घर को विद्यालय हो जाने की आवश्यकता है। किसी को मीनिंग सेंस हो रहा है? हाँ जी, पीछे एक माइक दीजिए। सर, घर को विद्यालय हो जाने की ज़रूरत है, उसका शायद ये मतलब मेरे हिसाब से निकल रहा है कि घर में हमें एक वो वातावरण मिले जहां हमें ऐसी एक मौलिक शिक्षाएं दी जा रही हैं, जो हमारा एक कल्चर है, हमारे विचार कैसे होने चाहिए, वो हमें माँ बाप की तरफ से, घर में रहने वाले बूढ़े बुजुर्ग की तरफ से मिले, उनके एक्सपीरियंस के आधार से। और विद्यालय को घर हो जाना चाहिए, शायद इसका यहाँ ये मतलब निकलता है कि विद्यालय में हमें घर वाला वो वातावरण मिले जहाँ पे हम मुक्तता से अपने आप को प्रस्तुत कर सकें, हमारे विचार का आह्वान हो सके, ताकि हम समझ सके कि क्या सही है और क्या गलत है। माँ बाप शिक्षक बन जाए और शिक्षक है वो माँ बाप की तरह पेश आए। धन्य हो, शानदार, बहुत ही बढ़िया, अच्छी संभावनाएं। आप तो विश्व का भविष्य लग रहे हो। बहुत बढ़िया, गुड गुड। सभी को ये उत्तर मिल जाए। हाँ जी, चौथा, सभी को क्यों जीना है, कैसे जीना है, पूरे गुजरात के सभी बच्चों को ये समझ में आ जाए, बड़ों को भी आ जाए, क्यों जीना है, कैसे जीना है, इसी का नाम समाज और सरकार है। ये काम करती है तो समाज और सरकार अपना ठीक काम करती है, नहीं तो ये 2 रुपए किलो चावल बांटते रहना ये कोई सरकारों के काम नहीं है, है ना। फ्री चीजें बांटते रहना ये कोई सरकारों के काम नहीं है। सही अर्थों में हर परिवार समझदार हो, हर परिवार अपनी आवश्यकताओं को गरिमामय तरीके से पूरा कर सके, अपने स्वाभिमान के साथ जी सके, इसके लिए व्यवस्थाएं कैसी हों, ये समाज और सरकार का काम है।
फैमिली कैसे एम्पावर्ड हो सके, धीरे से इसको सोचेंगे। हाँ जी, क्या क्लैरिटी बनी? फिर से एक बार ताकि हम कनेक्ट हो जाएं। तो जीने का मतलब क्या है? स्वयं के प्रति विश्वास। स्वयं के प्रति विश्वास का मतलब क्या है? भाव और विचार सुखदायी हो जाए। सारा भाव और विचार क्यों हिलता डुलता रहता है? क्योंकि क्यों जीना है, कैसे जीना है की क्लैरिटी नहीं है। क्यों जीना है, कैसे जीना है, जिसके पास ये जिज्ञासा है उसका नाम विद्यार्थी है, जिसके पास ये समझ है उसका नाम माता पिता और टीचर, जहां ये दिया जाता है उसका नाम विद्यालय और घर है ना। तो ये बात भी इंपॉर्टेंट है, इक्वली इंपॉर्टेंट है। जैसे हम एक स्कूल चलाते हैं, हम रायपुर में एक स्कूल चलाते हैं जहां पे पूरा इस दर्शन के आधार पे, इस समझ के आधार पे प्राइमरी स्कूल चलाते हैं। तो हम उन्हीं बच्चों के एडमिशन लेते हैं जिनके माँ बाप भी इस समझने के प्रोसेस में शामिल होते हैं। यदि माँ बाप इस समझने के प्रोसेस में शामिल नहीं हुए हैं तो हम उनके बच्चों का एडमिशन कैंसिल कर देते हैं। जैसे कोई नए माँ बाप आते हैं तो उनका एडमिशन ले लेते हैं, उनको बता देते हैं कि आपके पास 2 साल हैं। यदि 2 साल के अंदर अंदर, क्योंकि बच्चा स्कूल में कितने देर रहता है? छोटे बच्चे तो 3 घंटे, ठीक है। आप लोग कितने घंटे रहते हो? 5 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, और क्या करोगे? लेकिन इसके बाद भी 8 तिया 24, इसका मतलब 16 घंटे अभी और हैं। तो 8 से 12 घंटे आप अपने परिवार में रहते ही हो, सोना उठना खाना पीना। तो इसका मतलब है कि यदि आपके परिवार का वातावरण, जैसा अभी हमारी उस बहन ने कहा, क्या नाम है तुम्हारा? पीछे श्रुति, इतने सारे बोलोगे कुछ नहीं। हाँ, रुति नहीं आएगा अभी नहीं। हाँ, माइक से बोलो। सर, ध्रुति क्या मतलब होता है? धैर्य। गुड। धैर्य किस बात के लिए होता है? सर, धैर्य तो हमारी जो कोई भी ऐसी चीजें हैं जो शायद ऊपर नीचे होती रहती है, उस खुद पे काबू रखने के लिए धैर्य चाहिए। ये धैर्य की गलत परिभाषा है। जीने के लिए धैर्य, जीना समझ में आ जाए इसके लिए धैर्य, ना कि झेलने के लिए धैर्य। अभी वो ऐसी परिभाषित है कि झेल लो भाई, कम ज्यादा होगा उसको संभाल लो। तो जीने के लिए, जीना समझ में आ जाए और मैं जी पाऊं, इसके लिए धैर्य। जी सर। तो धृति सफल हो। थैंक यू सर। हाँ जी, कहाँ चर्चा हो रही थी? कोई एक जन बोलना है। धैर्य नहीं, हाँ। तो एक इम्पॉर्टेंट क्लैरिटी ये है, है ना। इम्पॉर्टेंट क्लैरिटी ये है कि टीचर और माता पिता का क्वालिफिकेशन परिभाषित हुआ कि टीचर किसको बोलते हैं और माता पिता किसको बोलते हैं। तो कम से कम हम इस इंस्टीट्यूशन में, और देखिए ये मैं कोई नया नहीं बोल रहा हूं, आपकी जानकारी के लिए NCF 2005 है ना, देश में NCF 2005, जिसमें कि क्लास 1 से लेके 12 तक का जो कंटेंट है जो NCERT में फाइनल होता है, तो NCERT की तरफ से NCF 2005 है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। वो कहता है कि एजुकेशन से रटंत विद्या को गायब करो, जिंदगी को क्लासरूम में लाओ, ठीक है। तो बहुत सारी बातें जो ऑलरेडी शिक्षा जगत में कही जा रही हैं, लेकिन उसके लिए हमारे पास कंटेंट नहीं होगा तो हम कोई बात नहीं कर पाते। तो धीरे धीरे यह प्रयोग करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। तो एक क्लैरिटी हमारी बनी कि हाँ, ये उत्तर सभी को उपलब्ध हो जाए, इसका नाम समाज और सरकार है। ये क्लैरिटी हमारी आई। चलिए और आगे बढ़ लेते हैं। अब हमारे पास 2 क्वेश्चन और 1.5 दिन। क्यों जीना है, आगे बढ़ गए। क्यों जीना है?
पूछिए अपने आप से, पूछिए अपने आप से, आंख बंद करके, सभी लोग आंख बंद करें, सुकून से बैठें, आंख बंद करें, ठीक। और अपने आप से पूछिए मैं क्यों जिंदा हूं। ये क्वेश्चन समझ में ना आए तो पूछो मर क्यों नहीं जाता। अपने वजूद पे क्वेश्चन खड़ा करो कि मैं क्यों जिंदा हूं, मैं क्यों जी रहा हूं। जो आंसर आता है, यदि आंसर नहीं आता है तो आंसर नहीं है, यही आंसर है। जैसा भी आपको फील होता है, आपको लगता है क्वेश्चन ही गलत है तो क्वेश्चन गलत है। आपको लगता है कोई एकदम वैक्यूम है, कोई आंसर नहीं आ रहा है तो कोई आंसर नहीं है। आपको लगता है कि जैसा भी आपको फील होता है वो आंसर अपनी कॉपी में लिख दे। सोच के नहीं लिखना है, जो फील होता है वो लिख देना है। अच्छा आंसर नहीं लिखना है, दूसरों को प्रभावित करने वाला आंसर भी नहीं लिखना है। बस जैसा आपको फील होता है वैसा उन शब्दों को अपनी कॉपी में लिख दे। लिख दीजिए मैं क्यों जी रहा हूं, इसको अपनी कॉपी में लिख दे। मैं क्यों जी रहा हूं, सुना हुआ नहीं लिखना है, पढ़ा हुआ नहीं लिखना है, अच्छा आंसर नहीं लिखना है, सही आंसर नहीं लिखना है, प्रभावित करने वाला आंसर नहीं लिखना है। जैसा आपका फीलिंग आता है बस उसको भाषा देना है, उसको लिख देना है ना। हाँ जी, लिख दिया। मैं क्यों जी रहा हूं, मैं क्यों जिंदा हूं। हाँ जी, सभी को लिखना है। और पीछे तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि बिल्कुल ऐसा। अरे कॉपी वॉपी कुछ लाए थे कि नहीं? अपने दिल पे लिख लेना, कॉपी नहीं लाए हो तो। हाँ जी, कितने लोगों ने लिख लिया? जिन्होंने लिख लिया वो हाथ उठाएं। ओह, लिखिए लिखिए, फटाफट लिखिए। केवल अपनी फीलिंग को लिख डालिए कि मैं क्यों जी रहा हूं। कोई आंसर नहीं आ रहा है तो आंसर नहीं है, लिखिए ही लिख दीजिए। बिल्कुल, कोई आंसर नहीं आ रहा है तो कोई आंसर नहीं है। क्वेश्चन गलत लगता है तो क्वेश्चन गलत है। जो भी आपकी फीलिंग आ रही है केवल वो लिख दीजिए। हाँ जी, अभी कितने लोगों ने लिख लिया? हाथ उठाइए। क्या बात, बाकी लोग को क्या हुआ? लिखिए 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 लिखिए, कोई बात नहीं, लिखिए लिखिए। बाय द वे, आपकी क्लैरिटी ना बनी हो तो मैं 2 लाइनें और लिख देता हूं। क्यों जीना है का मतलब है कि मैं जिंदगी में पाना क्या चाहता हूं, मेरा लक्ष्य क्या है। कैसे जीना है का मतलब है कि जो लक्ष्य मैंने सोचा है उसको पाने का तरीका क्या होगा। क्यों जीना है
का मतलब है कि मैं जिंदगी में पाना क्या चाहता हूं, जिंदगी में लक्ष्य क्या है और उसको पाने का तरीका क्या है, क्यों जीना है, कैसे जीना है। आप कितने लोगों ने लिख लिया? जिन्होंने लिख लिया वो हाथ उठाएं। अभी भी बहुत सारे लोगों ने नहीं लिखा है। क्या परेशानी? मैंने पहले भी आपको कहा कि सही आंसर नहीं लिखना है, सुना हुआ नहीं लिखना है, पढ़ा हुआ नहीं लिखना है, केवल आंख बंद करके जो फील होता है उसको लिख देना है। इसमें क्या, इस पे कौन सा मार्क्स मिलने वाले? अपनी फीलिंग को लिख सकते हो कि नहीं? नहीं लिख सकते? लिखो, केवल जो फील हो रहा है उसको लिख दीजिए। हाँ जी, इधर कितने लोगों का हो गया? कितने लोग लिख पाए? एक। क्या हो गया बाकी को? हाँ जी, बॉयज में हाथ उठाएं, कितने लोग लिख पाए? बाकी का क्या हो गया है? अच्छा, मैं बताने के लिए नहीं बुलाऊंगा, माइक से भी नहीं बुलवाऊंगा, पूछूंगा नहीं, मैं नहीं पूछूंगा, माइक से नहीं बुलाऊंगा। अब कितने लोगों ने लिख लिया? हे तो आप मेरे माइक से बुलाने से नहीं घबराओ, है ना। देखो पब्लिक स्पीकिंग को हम ऐसा मानते थे कि कोई बहुत बड़ा 30 मार्क का काम है। अभी आपको पता चलेगा ये तो हम 3 दिन के लिए मिल रहे हैं, थोड़ा बड़े समूह में है, लेकिन हम 7 दिन के लिए जब वर्कशॉप करते हैं तो मैक्सिमम लोग अपनी फीलिंग्स को बहुत अच्छे से शेयर कर पाते हैं और इससे उनको बहुत कॉन्फिडेंस आता है। अपनी फीलिंग को जब हम सबके सामने शेयर करते हैं, अपनी बात को, यहाँ तो कोई रटी हुई बात तो शेयर नहीं करनी है, अपने दिल की बात ही आप कहते हो, अपने मन की बात आप कहते हो, तो ये बहुत आसान काम है, धीरे धीरे होने लगेगा, तो उसकी चिंता मत करो। मैं बोर्ड पे किसी को नहीं बुला रहा, माइक पे किसी को नहीं बुला रहा, केवल पूछ रहा हूँ कितने लोगों ने लिख लिया? हाथ खड़ा करो, हाथ खड़ा करो। ओह, कितने लोगों ने नहीं लिखा वो हाथ खड़ा करो, संकोच नहीं करो। नहीं लिखा वो लोग हाथ खड़ा करो। क्या प्रॉब्लम है माइक से बताओ? माइक दो इनको। है? हाँ, क्यों नहीं लिख पा रहे? बोलो। समझ नहीं आ रहा है? समझ नहीं आ रहा है? माइक ऑन करो। है? सर समझ तो आ रहा है। हाँ, फिर लिख क्यों नहीं पा रहे हो? सर नहीं, आइडियाज नहीं आ रहे। आइडियाज नहीं है तो यही लिखो, आइडियाज नहीं आ रहे, यही आंसर है। फिर से पीछे को माइक दो, बोलना चाहते हैं। हम इसलिए जी रहे हैं क्योंकि कई लोगों की उम्मीद हमसे होती है, लाइक माँ बाप का ऐसे होता है कि मेरा बेटा बड़ा होके ये करेगा, मेरा बेटा बड़ा होके। बिल्कुल ठीक है, ये तो आंसर हो गया। तो मैं आंसर की बात अभी नहीं कर रहा हूँ, केवल ये तय कर रहा हूँ कि हाँ सबने लिख लिया, ठीक हो गया। और किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बोल सकते हैं। तो कितने लोगों को लगता है क्वेश्चन तो ठीक है? कितने लोगों को ये लग रहा है कि क्वेश्चन तो ठीक है? ठीक है, तो क्वेश्चन तो ठीक है, तो क्वेश्चन तो ठीक है। तो आंसर में फिर से कह रहा हूं कि आपको ऐसा नहीं लिखना है कि कोई अच्छा आंसर लिखना है। जैसे उन्होंने कहा कि आइडिया ही नहीं आ रहा है, तो लिख दो यार आइडिया नहीं आ रहा है, खत्म हो गया। तो अच्छा आंसर थोड़ी लिखना है। कितने लोगों ने ये क्वेश्चन पहली बार सुना, उनको लगा कि ये क्वेश्चन तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था? हाथ उठाइए। पहली बार सुना
गुड। राउंड फिर से एक बार, कितने लोगों ने इस बारे में पहले भी सोचा है? गुड 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 गुड। तो एक काम करते हैं, आप जहां भी बैठे हैं आपस में एक दूसरे को अपना क्यों जीना है को शेयर करें। एक दूसरे को शेयर करें।